हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे के टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे मोनार्की को गिराया गया था, रॉबेस्पियर का टेरर देखा और फिर डिक्टेटरशिप रूल देखा, कैसे डायरेक्टरी आई और गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी था, क्या इस पूरे रेवोल्यूशन में औरतें थी ही नहीं? उनका क्या रोल था? क्या उन्होंने भी रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था? अपने हक के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, क्या क्या फैसले लिए, ये सब हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से लेके क्या क्या इन्होंने स्टेप्स लिए, सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। एक और बात, टॉपिक शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ राजा, प्रजा, सोल्जर्स, आर्मी ये सब इंक्लूड थे, लेकिन वुमेन्स का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन्स भी हर तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उन्होंने अलग अलग रैलीज की, प्रोटेस्ट किए और अपने डिमांड्स को ओपनली रखा कि हमें इस चीज की नीड है, ये चीज हमें चाहिए, सब कुछ। हम सबको पता है वुमेन्स को घर के काम, घर संभालना ये सब भी करना होता है, जैसे कि घर का सारा काम कुछ करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी देखभाल करना, परवरिश करना, महंगाई से लड़ना। इन सब के बीच भी उन्होंने रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। हम सबको पता है, जैसे जो पहले वाली डेमोक्रेसी थी उसमें भी और जो बाद में आई उसमें भी वुमेन्स को किसी तरीके की कोई राइट नहीं थी, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, ना ही वो वोट दे सकती थी, है ना। हम सब ने देखा पहले वोटिंग का राइट सिर्फ उसको था जो मैन अपनी 3 दिन जितनी सैलरी टैक्स में दे सकता है, और बाद में इसे चेंज करके किया गया जो बिल्डिंग होल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, सिर्फ उन्हें वोटिंग का राइट था। वुमेन्स को राइट कभी भी नहीं दिए गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन, इक्वालिटी, बेटर लिविंग कंडीशन और पॉलिटिकल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए थे। यही रीजन था कि वुमेन्स का रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया था। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशन। किस तरह से कैसे कैसे अलग अलग फील्ड्स में वुमेन का रोल था। अलग अलग पॉइंट्स इसमें हमें दिए गए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकली चीजों के लिए वुमेन का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आइए देखते हैं। हम सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि औरतों ने भी एक्टिवली हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग बैकग्राउंड की वुमेन, जैसे कि वर्कर हो, शॉपकीपर हो या फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास की वुमेन, सब इन मूवमेंट्स में जुड़ गई थी। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बनाए जहां वो अपने आइडियाज को डिस्कस करती थी कि क्या थ्योरी हमें रखनी है, क्या क्या हमारे राइट्स होने चाहिए। इस बात का डिस्कशन करने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए थे, अपने न्यूज़पेपर लिखे जिसमें वो सरकार के खिलाफ अपने विचार, अपने डिमांड्स वगैरह रखती थी कि क्या क्या हमें चीजें चाहिए, क्या हमारे साथ हो रहा है और क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक सबसे फेमस क्लब था उस टाइम पे, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो वुमेन्स का एक पॉलिटिकल क्लब था बहुत फेमस, जहां वो अपने आइडियाज को डिस्कस करती थी। इन सब चीजों को देख के आप समझ ही सकते हो कि औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, घर तक ही उनकी लिमिट नहीं थी, बल्कि वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट में भी हिस्सा ले रही थी और पॉलिटिक्स और रिवॉल्यूशन के सेंटर में भी अपना रोल प्ले कर रही थी, रोल निभा रही थी। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डिमांड्स। क्या है इसमें देखो, पहले आप सब सोचो, उस टाइम पे जब रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था, घर चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस टाइम किस पर थी? औरतों पर, वुमेन्स पर। वो ही अपने परिवार के लिए खाना बनाती, बच्चों को संभालती और मार्केट से सामान भी लेके आती थी। इसी वजह से जो फूड शॉर्टेज है और ब्रेड की हाई प्राइस है, इसका सबसे ज्यादा असर वुमेन्स पर ही पड़ा था, क्योंकि वही डेली लेके आना, उन्हें पता है पहले क्या प्राइस थे और अब कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसका सीधा सीधा असर वुमेन्स पर ही
पड़ा था। फूड शॉर्टेज और प्राइस महंगे होने की वजह से इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मार्च भी किए, मोर्चे निकाले। सबसे फेमस था वुमेन्स मार्च टू वर्सलीज। ये अक्टूबर 1789 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? हजारों की संख्या में जो औरतें हैं वो राजा के महल तक गई थी और डायरेक्टली किंग से डिमांड की थी कि ब्रेड का इंतजाम किया जाए, प्राइस कम किए जाएं। उनकी डिमांड बिल्कुल सिंपल थी कि रोटी सबको मिले और सस्ती मिले। इसीलिए वो चाहती थी कि गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करे और सप्लाई भी बढ़ाए और उसकी फैसिलिटीज को भी सुधारे। तो देखा आपने, वुमेन्स ने सिर्फ स्लोगन्स ही नहीं लगाए, नारे ही नहीं लगाए, बल्कि अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उन्होंने डायरेक्टली एक्शन लिया और उन्होंने रिवॉल्यूशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। आ गया समझ? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पॉलिटिकल डिमांड्स। क्या है इसमें? देखो आप सबको पता है रिवॉल्यूशन का हमारा मेन स्लोगन क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये स्लोगन, ये नारा क्या सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए था? मतलब सिर्फ आदमियों के लिए था? औरतें भी तो उतनी ही जिम्मेदारियां उठा रही थी, उतना ही स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए वुमेन्स ने भी डिमांड किया कि उन्हें भी वोटिंग का राइट दिया जाए। राइट टू वोट जो है ये वुमेन्स को भी दिया जाए। वो चाहती थी कि वो सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पॉलिटिकल ऑफिसेज में बैठकर फैसले भी ले सके। उनका मानना था कि उन्हें भी अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड्स में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उन्हें भी पॉलिटिकल डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें बोलने का राइट होना चाहिए। उनका मानना था कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कोई भी फैसला लेने का जो प्रोसेस है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जो समाज और देश दोनों उन्हीं के साथ ही मिलकर चल रहा है। और ये जो सारी डिमांड्स थी कि वोटिंग का राइट हो, पॉलिटिकल डिसीजन जो लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी इनको इन्वॉल्व किया जाए, ये सारे आइडियाज उन्होंने खुद से नहीं सोचे थे, बल्कि एनलाइटमेंट के जो आइडियाज थे, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और अदर नेचुरल राइट्स, इसी ने उन्हें इंस्पायर किया था। उनका मानना था कि अगर इक्वालिटी का मतलब सब लोग हैं तो वुमेन्स इससे बाहर कैसे हो सकती हैं। तो यही थी वुमेन्स की पॉलिटिकल डिमांड। एक लाइन में देखो, वो चाहती थी कि एक इक्वल और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो जिसमें वो भी पूरी तरीके से शामिल हो। आ गया समझ? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एजुकेशनल एंड सोशल डिमांड। क्या है इसमें? सोचो, अगर वुमेन समाज का आधा हिस्सा है, आप सब मानते हो ये चीज तो कि औरत से ही समाज परिपूर्ण होता है, औरत से ही समाज बनता है। तो अगर वो हमारी सोसाइटी का आधा हिस्सा है तो उनका एजुकेटेड होना, उनका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अगर हमें हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिर्फ मेंस तक ही क्यों लिमिटेड है? वुमेन्स को भी इक्वली एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, है ना? इसीलिए विमेंस ने डिमांड की कि उन्हें भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहें, लॉयर या फिर टीचर, जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहती है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब उन्हें मिलना चाहिए। विमेंस का मानना था कि विदाउट एजुकेशन उनकी पोटेंशियल को दबा दिया जा रहा है, मतलब जो उनके अंदर स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हम कोई चीज हमें आती है, मान लो हम आर्ट में अच्छे हैं और हमें उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए कोई इक्विपमेंट्स, कलर, पेंटिंग ब्रशेस वगैरह ही नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा? हम भूल जाएंगे, आएगी ही नहीं, उस चीज को हम और अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह वहाँ की वुमेन्स का कहना है कि विदाउट एजुकेशन उनकी जो स्किल्स वगैरह है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। अब आते हैं सोशल डिमांड्स पे। विमेंस का कहना था कि जो मैरिज को लेके लॉज बने हुए हैं कि मैन ही सुप्रीम पावर है, घर में सिर्फ मैन की ही चलेगी, औरत कुछ भी नहीं बोल सकती, ना ही वो घर की कुछ बात रख सकती है, क्या सही है क्या गलत घर में वो कुछ बता नहीं सकती। ये जो लॉज बने हुए हैं, जो ये कानून फिक्स्ड है हमारे, ये फेयर होने चाहिए, औरतों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। मेंस के पास ही अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। उनकी डिमांड्स थी कि जो फादर की एब्सोल्यूट कंट्रोल है ना भाई, जो फादर ने बोल दिया, जो घर के पिता ने बोल दिया वही फाइनल, चाहे वो चीज गलत हो पर फिर भी कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे ये चीज गलत है। इस कंट्रोल को खत्म करना चाहिए और औरतों के साथ इक्वली ट्रीट
करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी उनकी करनी चाहिए और प्रॉपर उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो देखा आपने ये जो सारी डिमांड्स हैं, इससे हमें क्या देखने को मिला, क्या दिखाती है ये सारी डिमांड्स कि वुमेन सिर्फ ब्रेड और वोट की बात नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी लाइफ के हर पहलू, चाहे वो एजुकेशन हो, मैरिज हो, फैमिली हो, सब में वो इक्वालिटी चाहती थी। तो ये थे हमारे वुमेन्स के रोल अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर में रिवॉल्यूशन के टाइम पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड थिंकर्स। इसमें हमारा फर्स्ट है ओलंपे द गॉर्जियस, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन जिन्होंने अपनी कलम से पूरी सोसाइटी को चैलेंज किया था। आप सबने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि 1789 में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया गया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। लेकिन एक बात सोची, उसमें वुमेन्स का तो जिक्र ही नहीं था, मैंस एंड सिटीजन। वुमेन को कोई स्पेसिफाई किया ही नहीं गया कि वुमेन्स की बात इसमें हो रही है या नहीं। तो इसी बात को चैलेंज करते हुए ओलंपे ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने क्या लिखा 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। एक तरह से ये उनके जवाब का तरीका था कि अगर मैंस के राइट हो सकते हैं तो वुमेन्स के क्यों नहीं। उन्होंने डिमांड की कि वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि वोट करना, ऑफिस होल्ड करना और सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन और फेयर मैरिज लॉज वगैरह। पर स्टूडेंट, उनके जो बोल्ड आइडियाज थे ना, मीन्स कट टू कट बातें, ये सबको पसंद नहीं आई थी। जब रेन ऑफ टेरर मीन्स रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो ओलंपे को भी अगेंस्ट टू द रिवॉल्यूशन के खिलाफ माना गया और 1793 में उन्हें भी गिलेटिन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इसीलिए ओलंपे द गॉर्जियस को हम एक मार्टियर फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन्स के राइट के लिए शहीद हुई एक महिला के रूप में याद करते। उन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन इक्वालिटी की जो आवाज है वो बुलंद करते हुए उन्होंने अपनी जान दी थी। नेक्स्ट थिंकर देखो कौन दिया है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। चलिए देखते हैं इनके बारे में। फ्रांस से थोड़ा बाहर निकलते हैं हम लोग, इंग्लैंड की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। क्या हुआ था देखो, 1792 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, नाम क्या था उसका, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस बुक में उन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया था कि क्या था वो मैसेज, वुमेन्स आर नॉट नेचुरली इंफीरियर टू मैन। सिर्फ उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती, यही रीजन है कि वो लोग पीछे रह जाती है। उनका कहना था कि अगर वुमेन को भी सेम एजुकेशन मिले जो मैन को दी जाती है, तो वो भी उतनी ही कैपेबल बन सकती हैं। वुमेन्स को सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, कोई प्रोफेशन हो या फिर पॉलिटिक्स। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के आइडियाज बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। उन्होंने सिर्फ अपने टाइम में ही नहीं, बल्कि फ्यूचर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी थी, बहुत ही मजबूत नींव रखी थी। माना जाता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के जो आइडियाज थे, उन्होंने फ्यूचर में होने वाले फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के लिए भी बेस का काम किया था। आ गया समझ? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है हमें, लिमिटेशंस ऑफ वुमेन्स राइट। क्या है इसमें देखो, एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है यहाँ से कि इतना कुछ हुआ, अलग अलग थिंकर्स ने बुक लिखी, औरतों ने प्रोटेस्ट किए, अपने राइट्स के लिए डिमांड्स की, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वुमेन्स को अपने सारे राइट्स मिल गए थे? तो इसका जवाब है नहीं। वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन में बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले किया था, मोर्चेज निकाले, प्रोटेस्ट किए, अपने क्लब्स बनाए जहां वो डिस्कशन कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 और बाद में आया था 1795 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, उसमें क्लियरली राइट सिर्फ मेंस को दिए गए थे, वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया था। वुमेन्स को कहा गया था कि वो सब पैसिव सिटीजन्स में आती हैं, मतलब उन्हें सिर्फ लॉज को फॉलो करना है, टैक्स देना है और दी गई ड्यूटीज को निभाना है, लेकिन लॉज बनाने में, वोटिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका किसी तरह का कोई भी रोल नहीं था। यही रीजन है कि उनके स्ट्रगल के बावजूद भी रिवॉल्यूशन लीडर्स ने वुमेन्स को पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी से पूर्ण रूप से, पूरी तरह से बाहर रखा था। आ गया समझ? अब देखो हमारे लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस या आउटकम। क्या है इसमें देखो, वुमेन्स ने जो इतने सारे स्ट्रगल किए, प्रोटेस्ट किए, उसका क्या रिजल्ट निकला था। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि उनकी डिमांड्स जो थी
इक्वली राइट्स मिलना, वोटिंग का राइट देना, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल डिसीजंस में उनको इंक्लूड करना, ये सारी जो उनकी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। ना उन्हें वोट मिला, ना ही कोई पॉलिटिकल राइट्स मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्हें पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका जो मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन था वो बेकार गया। उनकी आवाज ने मॉडर्न फेमिनिस्ट स्ट्रगल का बीज बोया था। आज जो हमारे वुमेन राइट्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं, वुमेन्स के राइट्स को लेके अलग अलग जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारी लेडीज हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं आपको, तो फ्रांस में जो वुमेन्स को वोट का राइट है ना, वो 1946 में मिला था, यानी लगभग रेवोल्यूशन के 150 ईयर्स, 150 साल के बाद। यानी उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन तुरंत नहीं, पर एक दिन जरूर इनका देखा हुआ सपना सच बन गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि रिवोल्यूशन ने ये साबित कर दिया था कि वुमेन्स को भी पॉलिटिकल एक्शन, सोशल लीडरशिप में उतनी ही कैपेबल हैं जितने कि मेल मेंबर्स। यानी जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी फ्रीडम मेल मेंबर्स को दी जाती है, उतनी ही हमें वुमेन्स को भी देनी चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? वुमेन का रोल एक फाउंडेशन स्टोन बन गया फ्यूचर की जेंडर इक्वेलिटी और डेमोक्रेसी के लिए। आ गया समझ वुमेन्स का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल था, क्या उनका सिग्निफिकेंस था, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना योगदान दिया था। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अपनी इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। बाय बाय।